हम लोग देखेंगे लुसेंट का जो इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे उसकी सीरीज में ये राजपूतों का वंश है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तो कैसे हुई, पहले उत्पत्ति पहले उसको समझ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद में इसके वंशों को देखेंगे कौन कौन से वंश कब कब आए थे। ठीक है, तो राजपूत वंश का जो उदय हुआ था 7वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी के बीच में, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन क्या किया था कि एक एक बड़े भूभाग को, बड़े भारत के बड़े क्षेत्र को क्या किया था कि कॉन्सोलिडेट किया था, मतलब कि अपने शासन के अंतर्गत ला दिया था। जैसे इंडिया का मैप अगर देखेंगे आप, तो उसने इतना एरिया पूरा था यहाँ तक मान लीजिए, तो इसको क्या था कि इसने विजित करके एक इसको सेंटर पावर में, सेंटर में था ये उज्जैन में। कभी कभी पुष्यभूति वंश मतलब हरियाणा के पास इधर दिल्ली वाले क्षेत्र में था, फिर उसके बाद में उज्जैन में अपना वो बनाया, अवंती में अपना राजधानी बनाया। फिर सबसे पहले तो हरियाणा में था, हरियाणा में उदय हुआ इस वंश का हर्षवर्धन के, फिर उसके बाद में अवंती में आया उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो ये पूरा क्षेत्र बांध के रखा था इसने। तो जैसे ही ये कमजोर हुआ, जैसे ये टूटा, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद धीरे धीरे जगह जगह पे छोटे छोटे जो इसके सामंत थे उनका उनका जो है उदय होने लगा। ठीक है, उसी समय राजपूत जो है उसी समय उभरे। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बट बट गया, इस काल को राजपूत युग कहा गया। और इसमें गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार, चंदेल, ये से जो है वंश जो है इसमें आए। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि इसकी कब कैसे इनका उदय हुआ। तो हर्षवर्धन के पतन के बाद में राजपूतों का उदय हुआ था। ठीक, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तब वर्धन वंश के बाद, ठीक, उससे भूति वंश का जब खत्म हुआ तब ये लोग आए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में समझते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उज्जैन, उज्जैन वाला क्षेत्र था, जो कन्नौज था, फिर उसके बाद में जालौर था, इसमें इनका इस वाले क्षेत्र में इनका जो है साम्राज्य फैला हुआ था। और इनका जो है मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो पूछता है तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम है। ठीक, नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट साम्राज्य गोविंद थर्ड ने हराया था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो नागभट्ट दो था उसको जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य गोविंद तीन ने हराया था। और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो प्रतिहार वंश का एक सबसे प्रतापी राजा हुआ मिहिर भोज, वही था। ठीक है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई, कन्नौज को राजधानी इसने बनाई। वह विष्णु भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह की उपाधि धारण की थी। तो कभी पूछता है कि किस राजा ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी, तो मिहिर भोज ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिहिर भोज था, आदि बराह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अगला राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर भी काफी इंपॉर्टेंट जो है एक पोएट थे उस समय के, जो कवि कह सकते हैं इनको थे। तो कहानी भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, राजशेखर। तो राजशेखर जो थे प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में थे। तो महेंद्रपाल पाल वंश का नहीं था, याद रखिएगा इसको, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का था, के दरबार में रहते थे। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा जो था यशपाल था। यशपाल इस वंश का अंतिम राजा था, जो 1036 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो दिल्ली, अब एक बार पूछता है कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो तोमर वंश वालों ने की थी। और उसमें जो था अनगपाल जो था उसने दिल्ली की स्थापना की थी। ठीक है, ये बताया है इसमें। तो तोमर वंश अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें दे दिया है यहाँ पे अनगपाल था वो। ठीक, तो मेर भोज कहाँ किसका शासक था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का था, इसी के दरबार में राजशेखर रहते थे। ठीक है, अगला है गढ़वाल राजवंश, जिसको राठौर राजवंश भी कहते हैं। तो गढ़वाल और या राठौर राजवंश, तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इंपॉर्टेंट है, चंद्रदेव था। इसकी राजधानी जो थी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा हुआ गोविंद चंद्र हुआ। इसका जो मंत्री था लक्ष्मीधर, शास्त्रों का प्रचंड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु, लक्ष्मीधर ने लिखा है कृत्य कल्पतरु, कृत्य कल्पतरु लिखा है इन्होंने, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लक्ष्मीधर कौन था ये, तो गोविंद चंद्र जो था गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, उसी का मंत्री था लक्ष्मीधर। प्रचंड पंडित था ये, विद्वान था एक, इसने कृत्य कल्पतरु जो नामक ग्रंथ इसने लिखा है। ठीक है, गोविंद चंद्र की रानी, एक रानी मतलब कई रानियां थी इसकी, तो गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोविंद चंद्र की एक रानी राजकुमारी थी कुमारा देवी, कुमार देवी या कुमारा देवी कहते हैं इनको।
ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाई। और पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। तो ये भी बात है। वो इस वंश का जो अंतिम शासक था जयचंद्र था। तो यही जयचंद्र जो था, इसी की पुत्र, यही गाड़वाल वंश का था जयचंद्र। ठीक है। ठीक है, तो गाड़वाल वंश का जो जयचंद्र था, इसने स्वयंवर रचाया था। तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज कहा जाता है, उन्होंने उनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र ही था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। तो जयचंद्र था एक, इसको मोहम्मद गोरी को बुलाने में जयचंद्र का भी बहुत बड़ा हाथ था। मोहम्मद गोरी खुद ही बुलाया, और खुद मोहम्मद गोरी ने इसको इसकी मृत्यु का कारण बन गया, इसको मार दिया। ठीक है। अगला है चहमान या चौहान वंश। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वंश है, चौहान वंश। तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी जो थी अहिछत्रक थी, अहिछत्र थी। ठीक। बाद में अजय राजदूती ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अजमेर की स्थापना किसने की है? तो अजय राजदूती ने अजमेर की स्थापना की है और इसको अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव था, जो 1153 से 1163 में हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की है। तो हरिकेली नामक संस्कृत की नाटक रचना किसने किया है? तो हरिकेली इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। तो हरिकेली जो था वो बीसल देव ने हरिकेली लिखा था। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना जो थी बीसल देव ने की थी। तो हरिकेली नामक संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बीसल देव ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है सोमदेव, बिगड़ा राज 4 के राजकवि थे। तो सोमदेव एक थे जो बिगड़ा राज 4 था, उसके राजकवि थे। तो बिगड़ा राज जो था वो भी चौहान वंश का ही शासक था। ठीक है। तो सोमदेव बिगड़ा राज 4 के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा था। ललित विग्रह नामक नाटक जो था सोमदेव ने लिखा था, जो कि बिगड़ा राज 4 के दरबार में रहते थे। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद शुरू में बिगड़ा राज 4 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो जो 2.5 दिन का झोपड़ा जो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था कि किसने बनाया था, बताइए। तो बिगड़ा राज 4 द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला इसमें पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो पृथ्वीराज चौहान है ये, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हैं। और पृथ्वीराज चौहान इस वंश के अंतिम शासक थे। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। तो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि कौन था? तो चंद्रबरदाई था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, चंद्रबरदाई ने लिखा है। और रणथंभौर के जैन मंदिर का जो शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था, वो जो था पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार हुई इसमें। ठीक है। तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय जो है पृथ्वीराज चौहान जीता था और जीते थे, और जो गौरी था उसकी हार हुई थी। ठीक है। ठीक। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में ही, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है विजयी रहा, और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो गई थी और मृत्यु भी हो गई थी उनकी। ठीक है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है। और अंतिम शासक भी थे चौहान वंश के, तो इनका काम खत्म हो गया इसी पे। ठीक है। तो चौहान वंश का पतन हो गया। तो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो सबसे प्रतापी जो था इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था अर्णोराज के पुत्र बिगड़ा राज चतुर्थ, जिसको बीसल देव हुआ। ठीक है। जिनका नाम जो है पृथ्वी पुत्र जो थे बिगड़ा राज चतुर्थ बीसल देव थे, जिसने हरिकेल नामक जो संस्कृत नाटक की रचना की थी। ये बात एक बार समझ लीजिएगा, शायद समझाने में थोड़ा सा इसमें चूक हो गई है। तो इसमें यह है कि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र बिगड़ा राज चतुर्थ बीसल देव थे। ठीक है। जो 1153 से 1163 में तक शासन किया इन्होंने, और जिन्होंने हरिकेल नामक जो है संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अगला जो वंश है परमार वंश है। परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र राज थे। ठीक है। उपेंद्र राज जो थे परमार वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इनकी राजधानी धारा नगरी थी, जो प्राचीन उज्जैन था। जिसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन थी, मगर इनकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज हुआ।
परमार वंश का राजा भोज जो थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, तो वही वाला राजा भोज है ये। ठीक है। तो राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था, एमपी में। ठीक है, याद रखिएगा। और चरित नैषधीय चरित के लेखक श्री हर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। ठीक है। तो नैषधीय चरित के लेखक श्री हर्ष थे एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक जो हैं मेरुतुंग हैं। इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, तो मेरुतुंग हैं। ठीक है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज हैं। इनकी राजधानी दारानगरी। सबसे शक्तिशाली राजा भोज। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। नैषधीय चरित के लेखक श्री हर्ष हैं और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग हैं। ठीक है, ये पूरा इनके बारे में है। अगला है इसमें, अगला पॉइंट है कि राजा भोज के ने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे और भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उसके उपयोग का उल्लेख जो है इन्होंने किया है। ठीक है। तो राजा भोज जो थे चिकित्सा, गणित, व्याकरण अनेक जो है और वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों का भी इन्होंने उल्लेख किया है अपने लेखक अपने किताबों में। ठीक है। तो अनेक ग्रंथ लिखा है इन्होंने जिसमें चिकित्सा, गणित, व्याकरण, वास्तुशास्त्र और वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में बताया है। अगला नौ साहसा कटचरित। तो नौ साहसा कटचरित के रचयिता पदम गुप्त, दस रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मंजू के दरबार में रहते थे। तो मंजू जो थे एक शासक हुए इसी परमार वंश के। तो उसमें नौ साहसा डकचरित, तो नौ साहसा डकचरित के रचयिता पदमगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध और अमित गति जैसे विद्वान जो है वाक्यपति मंजू के दरबार में रहते थे। तो वाक्यपति मंजू के दरबार में ये लोग रहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक का नाम था राजा भोज। तो कविराज, राजा भोज को कविराज भी कहा जाता था। कविराज किसको कहा जाता है, तो राजा भोज को कविराज कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। ठीक है। तो अपनी राजधानी में संस्कृत मंदिर का निर्माण करवाया था, सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और संस्कृत विद्यालय की भी खोला था इसी मंदिर के परिसर में। जो सरस्वती मंदिर था उसी के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला था। राजा भोज के शासनकाल में धारानगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। किसने, तो राजा भोज ने। देखिए राजा भोज कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने महान कार्य इन्होंने किए हैं। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी और परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलूग खां ने मालवा पर अधिकार किया था। मालवा के शासक थे ये लोग। तो मालवा के शासक के बारे में बता रहा है कौन कौन है। तो मालवा के शासक जो है परमार वंश के बाद, परमार वंश सबसे पहले मालवा का शासक बना, उसके बाद तोमर वंश आए, फिर उसके बाद में चौहान वंश आए, फिर अंततः 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलूग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है। चंदेल वंश उसके बाद आता है। तो हम देखेंगे परमार वंश के बाद में आता है चंदेल वंश। ठीक है। तो चंदेल वंश अगला वंश है। तो चंदेल वंश के बारे में समझते हैं। तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, गुर्जर प्रतिहार के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ और बुंदेल वंश का जो प्राचीन नाम था जेजा भुक्ति था। तो कई बार एग्जामों में पूछा है कि जो बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है, तो जेजा भुक्ति है प्राचीन नाम। ठीक है। तो प्रतिहार राज्य के पतन के बाद में बुंदेलखंड की भूमि में चंदेलों का जो है उदय हुआ और ये स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास इनका प्रारंभ होता है। ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक जो था, चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। ठीक है। तो नन्नुक के बारे में विज्ञान में पूछा हुआ। तो नन्नुक था 831 ईस्वी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई थी इसने। ठीक है। प्रारंभ में इसकी राजधानी कलिंजर जो महोबा है थी और राजा धंग ने अपनी राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित कर दी। तो चंदेलों की राजधानी को कलिंजर से खजुराहो में किसने स्थानांतरित की थी, तो राजा धंग ने की थी। ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम जो स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा हुआ था यशोवर्मन हुआ था। ठीक है। यशोवर्मन था सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल
को हराया। ठीक है, प्रतिहार राजा देवपाल को हरा दिया इसने। ठीक, को हराया। तथा उसने एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने अपने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित करवाया था। ठीक है, चंदेलों ने खजुराहो को काफी दिया है। धंग ने जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। और कंदरिया महादेव का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। जो धंग ने गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। तो धंग जी जो थे गंगा जमुना के संगम में, गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है भाई? प्रयागराज में होता है। ठीक है, तो यहीं पे प्रयागराज में ही शिव की आराधना करते हुए अपने शिव का त्याग किया था। किसने? तो धंगदेव ने ही जो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है खजुराहो में उसका बनवाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो धंग ने गंगा यमुना यानी प्रयागराज संगम में शिव की आराधना करते हुए अपना जो है प्राण त्याग दिया था। चंदेल शासक जो विद्याधर थे, कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो जब उनका आक्रमण हो रहा था ना, मुस्लिम आक्रमण जब शुरू हो गया था, तो चंदेल शासक जो विद्याधर था, कन्नौज के प्रतिहार शासक जो राज्यपाल था, क्योंकि महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता तो भाग गया था वो। ठीक है, तो सामना किए बिना भाग गया या आत्मसमर्पण कर दिया था, तो उसका उसने हत्या कर दिया। किसने? तो चंदेल शासक विद्याधर ने। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था राज्यपाल, उसकी हत्या कर दी। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने की? तो कृष्ण मिश्र ने की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण जो है करवाया था। तो कीर्तिवर्मन की राज्यसभा, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले जो कृष्ण मिश्र थे, उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, और कीर्तिवर्मन ने कीर्ति सागर नामक जो है जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है, आला उद्दल नामक दो सेनानायक जो परम दिरदेव के दरबार में रहते थे। तो आला उद्दल नामक जो सेनानायक थे परम दिरदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। वो चंदेल शासक था परम दिरदेव, उन्हीं के दरबार में आला उद्दल रहते थे। आला उद्दल के बारे में आपने जरूर उनका सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आला उद्दल नाम से सर्च करिएगा यूट्यूब पे, वहाँ आप थोड़ा सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा आला उद्दल के बारे में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और वहीं पे वो अपनी जान गंवाई थी। और कहते हैं कि जो आला है आज भी जिंदा है, शायद ये सब कहा जाता है। चंदेल वंश का अंतिम शासक जो परम दिरदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, चंदेल वंश का जो अंतिम शासक था परम दिरदेव, 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। अजय देव जो था काफी खतरनाक निकला और जो परम दिरदेव की हत्या कर दी। जिनके राज दरबार में आला उद्दल जैसे लोग रहते हैं, वो किसी की अगर वो करता है तो अधीनता स्वीकार करता है, तो बहुत ही ये मूर्खता की बात है और बहुत ही डरपोकता की बात है ये। ठीक है, तो परम देव की हत्या उसी के मंत्री अजय देव ने कर दी। ठीक, अगला इसमें सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश। तो याद रखिए, जो सोलंकी वंश है उसको ही हम गुजरात का जो चालुक्य वंश भी कहते हैं, चालुक्य शासक। ठीक है, गुजरात के चालुक्य शासक को ही हम सोलंकी वंश कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ठीक है, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। तो जो सोलंकी वंश का संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी जो थी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम जो था शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। ठीक है, और भीम प्रथम के जो सामंत थे बिमल ने अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, दिलवाड़ा का। ठीक है, सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था जय सिंह सिद्धराज था। ठीक, जय सिंह सिद्धराज था। और प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पूछता है। तो किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे, जो कि किस वंश का राजा है ये? तो सोलंकी वंश का राजा है। ठीक, माउंट आबू पर्वत जो राजस्थान में है पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपनी 7 पूर्वजों की गजोरोही मूर्तियों की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीज याद रखिएगा कि चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था
भीम प्रथम के समय में ही महमूद गजनी ने आक्रमण किया था सोमनाथ पर, और भीम प्रथम का जो सामंत था बीमल, उसने अबू अबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था, तो बीमल बनवाए थे, जो कि भीम प्रथम का सामंत था। ठीक है, ये पूरा मामला है। अगला पॉइंट इसमें है, अगला पॉइंट है इसमें कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, तो मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण था सोलंकी राजाओं ने बनवाया था। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। मोढेरा के शिव मंदिर का निर्माण जो था सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था, पता नहीं है किसने करवाया था। मगर सिद्धपुर में जो रुद्र महाकाल का मंदिर है वो जय सिंह सिद्धराज ने ही करवाया था। ठीक है, सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय जो है प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो सोलंकी शासक कुमारपाल जो है जैन मतानुयायी था, वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। और भीम द्वितीय के सामंत जो था लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। ठीक है, तो बघेल वंश की स्थापना किसने की थी? तो लवण प्रसाद ने की थी। भीम द्वितीय का सामंत था वो। जैसे जैसे सोलंकी वंश कमजोर हुआ, उसी तरह से उसी समय जो बघेल वंश की स्थापना वहां पे हो गई, और उसी का सामंत जो था वो स्वतंत्र रूप से अपना एक शासन बना लिया। बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय था गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। तो कर्ण द्वितीय जो था जो बघेल वंश का था, वो जो था गुजरात वंश का अंतिम हिंदू शासक था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया इसने ही अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कर्ण द्वितीय को हरा दिया, और वहां पे गुजरात में फिर मुस्लिम साम्राज्य का जो है आगाज हो गया। अगला है कुलचुरी या चेदी वंश। तो कुलचुरी या चेदी वंश, तो कुलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। तो कुलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कुलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्का के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। तो स्वर्ण सिक्के का प्रारंभ जो था गांग देव ने, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। स्वर्ण सिक्का जो पूर्व मध्यकाल में विलुप्त हो चुका था, इसने ही उसको दोबारा से चालू करवाया था। ठीक है, कुलचिरी वंश चूरी सबसे महान शासक कर्णदेव था। तो कुलचिरी वंश का सबसे महान जो शासक हुआ था कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? तो कर्णदेव ने धारण की थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कुलचिरी के दरबार में रहते थे। तो प्रसिद्ध कवि जो राजशेखर थे वो कुलचिरी के दरबार में रहते थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगला सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश के बारे में, तो सिसोदिया वंश के जो शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है, तो सिसोदिया वंश का जो शासक थे अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन करते थे, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। ठीक है, तो अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का जो निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। कौन सी विजय हुई थी? तो गुजरात विजय में। अगला खतौली का युद्ध जो था 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, खतौली का युद्ध। ठीक है, तो ये जो था हमारा कौन सा इतिहास था? तो राजपूतों का इतिहास था। उसके बाद अब मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है शुरू होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास।